जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे जल निकासी एवं भवन निर्माण के बारे में। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल कोई वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ी तबीयत खराब थी, पर मैं कल का भी काम आज कर दूंगा, आप परेशान ना हो। मैं कह रहा था कि ये जो जल निकासी एवं भवन निर्माण है, ये बेसिकली हड़प्पा घाटी सभ्यता का जो भवन निर्माण एवं जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है, वह दुनिया की जितनी भी संस्कृतियां एवं सभ्यताएं उद्धृत हुई हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ है ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रोफेसर मैके कहते हैं कि इस पद्धति की विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से यह सबसे विश्वसनीय एवं अद्भुत है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ समय पूर्व तक आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में, है ना, हड़प्पा घाटी सभ्यता का पठन पाठन किया जाता था। आप ये देखिए कि जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उस समय से आज तक जिसका तस है, यह अध्ययन का विषय है कि आखिर उन्होंने किस तरह के पदार्थों का उपयोग किया था जिससे वह आज भी वैसे ही बनी हुई है। और आप ये देखें कि वर्तमान समय में जगह जगह हर शहरों में कहीं न कहीं सड़कों के किनारे पानी बहता हुआ दिख रहा होता है। मतलब मुश्किल से 3 से 4 साल के अंदर ही जल निकासी का जो प्रबंधन किया गया है, उससे वो कारगर साबित नहीं हो रहा है, किंतु इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत काफी बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई थी। तो हमें उससे सीखने की जरूरत है ना। इतनी प्राचीन सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है हड़प्पा घाटी सभ्यता, उन्होंने किस तरह से जल प्रबंधन के बारे में व्यवस्था किया था। आइए अब हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। जल निकासी भवन निर्माण, सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब कि एक सड़क जो है ऐसे जा रही है, एक सड़क ऐसे आ रही है, तो यहां पे एक दूसरे को काट रही है। इसे आजकल क्या बोलते हैं? चौराहा। क्या बोलते हैं? चौराहा, है ना। बेसिकली इसी को ना वर्तमान समय में इसको ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ग्रिड सिस्टम मतलब ये होता है कि एक दूसरे के समानांतर, है ना, पैरेलल, समानांतर, है ना, और एक दूसरे को ऐसे काट रही है, ठीक है, काट रही है। ये जो इसका तात्पर्य हुआ कि तत्कालीन समय में बहुत व्यवस्थित शहर बसाए जाते थे, है ना। आप ये देखिए कि सड़कें दूसरे पर समकोण पर काट रही है, मतलब एकदम बहुत नपातुला ग्रिड सिस्टम। आजकल जो बेहतरीन इंडिया के या विश्व के इतने भी बेहतरीन शहर बसाए जा रहे हैं, ग्रिड सिस्टम पे ही आधारित है। तो ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पा घाटी की जो सड़कें थी वो किस पद्धति पे आधारित थी? तो उसमें ग्रिड सिस्टम पद्धति आप बोल सकते हैं, ग्रिड सिस्टम पे आधारित थी, है ना। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यह ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। जल निकासी का उचित प्रबंधन था। कैसे उचित प्रबंधन था? जो नालियां थी ना, घरों से नालियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, और ये नालियां घरों से निकल करके सड़कों के किनारे किनारे, ऐसे आज भी आप देख सकते हैं शहरों में सड़क के किनारे ही नालियां बनाई जाती हैं, तो सड़क के किनारे। अच्छा, मजेदार बात क्या है, ये जो नालियां थी ये ढकी हुई थी। ये ऐसा नहीं कि खुला ऐसे छोड़ दिया, बदबू आ रहा है, ऐसा नहीं।
ढकी हुई थी ये नालियां सारी की सारी। और जब सफाई हुआ करता था, इनमें पट्टिकाएं या शटर या ढक्कन, है ना, जैसे आजकल देखिए म्यूनिसिपल पार्टीज जो हैं, है ना, वो गटर वगैरह, गटर तो आप समझते हैं, गटर मतलब नाला, तो ढक्कन, है ना, उस गटर के ऊपर एक ढक्कन, जिसको शटर बोल सकते हैं आप, ढक्कन बोल सकते हैं, पट्टिका तब बोल सकते हैं, कई सारे नाम उसके हैं। उनको सफाई के दौरान उसको उन्हें खोलकर हटा दिया जाता था और इस तरह से सफाई होती थी। और आज भी आप उसी पद्धति को देख रहे हैं। नालियां ढकी होती थी, है ना, सफाई के दौरान नालियों के ऊपर रखे शटर या ढक्कन या पट्टिकाएं हटा दिए जाते थे। प्राय यह शटर गारे, अच्छा ये बने किसके होते थे? ये गारे एवं चूने के पत्थर के बने होते थे। लोथल में कुछ मकान, एक एक्सेप्शन है कि लोथल में ना कच्चे मकान पाए गए हैं। मकान तो कच्चे पाए गए हैं और नालियां पक्की। कच्चे मकानों में पक्की नालियां, ये ऐसे अवशेष कहाँ पाए गए हैं? लोथल में, है ना। अच्छा ये जो भवन है ना, भवन, हम लोग इसको देख लिए, इसमें हम इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जल निकासी के अंतर्गत, इसको देख सकते हैं हम लोग। इसके बारे में और थोड़ा सा ये कहेंगे कि ये विश्व की बेहतरीन जल निकासी प्रबंधन के बारे में दिया हुआ है, हड़प्पा घाटी सभ्यता। तो इतने सारे पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रट्टा मार जाइए। अगला जो हम लोग देखेंगे, भवन निर्माण। जो भवन हुआ करते थे हड़प्पा घाटी में, 3 प्रकार के होते थे। एक निजी मकान हुआ करते थे, दूसरा बड़े मकान, और तीसरा सार्वजनिक। सार्वजनिक में हमने बताया था स्नानागार, जो है ना मोहनजोदड़ो वाला प्राप्त हुआ है, वो वो जो है सार्वजनिक है ना। सभी वो अनुष्ठान के दौरान या फेस्टिवल के दौरान, त्योहारों के दौरान या किसी विशेष कार्यक्रम के दौरान उसका उपयोग किया जाता था। इसी प्रकार जो निजी मकान होते थे वो अपवाद स्वरूप होते थे, कहीं कहीं दिखाई पड़ते थे, एक आध मकान ऐसे सिंगली होते थे। ज्यादातर बड़े मकान हुआ करते थे। बड़े मकान के चारों तरफ ना छोटे छोटे मकान हुआ करते थे। जो बड़ा मकान होता था कोई विशिष्ट व्यक्ति का होता था, उसके चारों तरफ जो है छोटे छोटे मकान होते थे। वो उनके जो अनुयायी या इस तरह से आम लोग भी रह सकते थे, है ना। सार्वजनिक मकान का हमने उपयोग बता दिया था। हड़प्पा कालीन घरों के दरवाजे ना, अच्छा देखो एक मजेदार बात है कि हड़प्पा काल के जो दरवाजे हुआ करते थे, जो मकानों के दरवाजे हुआ करते थे और खिड़कियां हुआ करती थी, वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी, है ना, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी। क्यों? उसके बारे में बात करते हैं। ये किधर खुलती थी? गली की तरफ। ऐसे गली घर बने, ऐसे जैसे आजकल देखेंगे शहरों में, गांव में भी गलियां हुआ करती हैं, उन गलियों में गलियों की तरफ खिड़कियां और दरवाजे होते थे, मुख्य सड़क की ओर नहीं। उसके 2 कारण इतिहासकारों ने 2 कारण बताए हैं। पहला तो ये कि उससे जब सड़कों पे आवागमन हुआ करता रहा होगा तो धूल प्रदूषण हुआ करता था, जिससे बचने के लिए शायद संभवतः एक। दूसरा कारण यह है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया रहा होगा, है ना। तो दोनों कारण अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए, है ना। तो आप एक बात यह हो गया कि हड़प्पा कालीन जो मकान हुआ करते थे, उनकी खिड़कियां एवं दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर बल्कि गली की तरफ खुलते थे। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जगहों पे, कुछ जगहों पे जो मकान हुआ करते थे, उनके दरवाजे खिड़कियां दरवाजे जो है ना मुख्य सड़क की ओर, जैसे लोथल, धौलावीरा, इन जगहों पे जो मकान हुआ करते थे, जो दरवाजे हुआ करते थे मुख्य सड़क। क्यों? क्योंकि वहां से व्यापार हुआ करता था, तो आसानी से जो बैलगाड़ी हुआ करती थी उनमें आसानी से उनको वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सके, इसलिए शायद ऐसा अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि वहां पे। तो आप ध्यान में रखें कि कुछ ज्यादातर जगहों पे जो मकान हुआ करते थे उनकी खिड़कियां गलियों की तरफ होते थे, लेकिन कुछ एक जगह लोथल और कहाँ, लोथल और धौलावीरा में, हाँ, रंगपुर में भी कुछ कुछ जगहों पे। तो भैया यूं कहने गुजरात के जितने भी स्थल हैं उनमें कमोबेश जो दरवाजे हुआ करते थे वो मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे, ठीक है। अब सामान्यतः अच्छा एक बात और मजेदार है, आजकल भोजपुरी में गाना आया है कि सैया एगो स्विमिंग पूल बनवा दी घर में, ऐसा करके कुछ है ना कि। तो उसी वो भी आप देखेंगे हड़प्पा कालीन सभ्यता में भी
सभी घरों में ना स्नानागार हुआ करते थे। बाथरूम आज वाला जैसा नहीं, वो एक्चुअली पॉन्ड्स मतलब तालाब टाइप बना हुआ करता था। तालाबों में उसका तालाब या कुआं हुआ करते थे। कुएं या तालाब घरों में होते थे, प्रत्येक घर में। और कुछ कुछ जगहों पे ना, कुछ जगहों पे सेकेंड मंजिल पे भी तालाब पाए गए हैं। बताओ कितनी, जैसे स्विमिंग पूल जैसी कुछ व्यवस्था है ना। आप देख सकते हैं कि स्विमिंग पूल की व्यवस्था इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको देखने को लिए मिल जाती है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि मोहनजोदड़ो में 700 कुओं के अवशेष पाए गए हैं। 700 कुएं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जो सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता जो थी, वह कितनी ही सफल, कितनी ही सारगर्भित और कितनी ही विकसित थी, है ना। इसीलिए यह जो सभ्यता है बहुत ही अनुकरणीय थी। अच्छा, एक बात मैं कहूंगा, मुझे लगता है कि आज ये साफ साफ दिख रहा है, और इसलिए आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें प्लीज। आप लोग इसका ले लिए होंगे ना स्क्रीनशॉट। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आप देखेंगे कि अब हम लोग पढ़ेंगे कृषि एवं पशुपालन। कृषि में हम लोग देखेंगे हड़प्पाई लोग संभवतः ना हल का प्रयोग करते थे, लेकिन इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि कई जगहों पे ये हुआ है कि मिट्टी के हल के चित्र देखे गए हैं। कालीबंगा में इसके विशेष अवशेष के हल से जुती हुई मिट्टी प्राप्त हुई है, पर यह स्पष्ट नहीं है कि उसे बैल द्वारा खींचा जाता था, मनुष्य द्वारा या आदमी द्वारा। यहाँ पे पशुओं के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हाथी, भेड़, बकरी, भैंस, कुबड़ वाला सांड, है ना। और एक चीज ये घोड़े के बारे में कई सारी बातें कही गई हैं, उसके बारे में हम लोग आगे स्पष्ट करेंगे। इसको देख लेते हैं। नाले को बांध कर पानी रोका जाता था, जिसके अवशेष बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। अच्छा, ये है कि आज भी आप देखेंगे गांव में जहां नाला बह रहा होता है, वहां पे ना ऐसे बंधे बना दिए जाते हैं। उस बंधे को बनाकर पानी रोक लिया जाता है, और फिर किसान अपने, अभी भी ऐसी चीजें हो रही हैं गांव के अंदर, आप देख सकते हैं। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम, कुछ हड़प्पाई सभ्यताओं की तरह अभी भी पानी की कुछ कुछ ना क्राइसिस फिर से आने लग गई है। और हमें सीखना चाहिए प्रत्येक सभ्यता और संस्कृति से कि समस्या क्या हुई। आप देखिए कि 600 साल के अंदर ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है ना, 19वीं से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, है ना। आप ये अंदाजा लगाएं कि कमोबेश पानी ही शायद समस्या रही होगी, और अभी भी हम उसी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें सभ्यता और संस्कृतियां, मैं जैसा कि स्टार्टिंग में ही बोला था, प्रारंभ में ही मैंने बोला था कि इतिहास हमें ना बहुत सारी चीजें यह सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम फिर से बिल्कुल मस्तीखोर होते जा रहे हैं, और ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए अपने इतिहास से। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में कितनी ये सभ्यता पुष्पित और पल्लवित हो रही है, और ग्रामीण सभ्यता से नगरी, विश्व की प्रथम नगरी सभ्यता बन गई है, किंतु अब ये पतन की तरफ बढ़ रही है। आप ये देखें कि अब देखिए, कुछ कुछ चीजें पढ़ लेते फिर हम लोग बात करेंगे इस बारे में। नालों को बांधकर पानी रोका जाता था, इसके अवशेष कहाँ, बलूचिस्तान एवं अफगानिस्तान में प्राप्त हुए हैं, है ना। बलूचिस्तान एवं अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। फसलों की कटाई ना पत्थर के हाशियों से होती थी। हड़प्पाई भूमि उर्वरा थी, क्योंकि सिंधु नदी घाटी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी। उस बाढ़ के दौरान वहां जो जलोढ़ मिट्टी आती थी, वह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ हुआ करती थी, जिससे उसे कृषि में व्यापक सहयोग मिलता था। घोड़े की घोड़े घोड़े की मिट्टी घोड़े की ना मिट्टी घोड़े की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है लोथल से, है ना। किंतु इसका स्पष्ट बोध नहीं हुआ है कि यह जो है, क्यों स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसके कोई अवशेष इस तरह से नहीं मिले हैं लोथल से। कालीबंगा से ना घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई थी, हमने पढ़ाया था, लेकिन यहाँ से लोथल से ऐसा कोई कुछ मिला नहीं है। यहाँ पे
सिर्फ मूर्ति मिली है ना, मिट्टी की मूर्ति मिली है। तो अभी ऊंट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। 19वीं, अभी मैंने देखा है कि 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 19वीं सदी ईसा पूर्व से मैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर समाप्त हो चुके थे। अब मैं ये कह रहा था कि ऐसी क्या चीजें हो गई रही होंगी कि सभ्यता, और कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि हड़प्पा घाटी सभ्यता के पतन के जो कारण है ना, वो प्रमुख रूप से ये था कि ये लोग यहाँ पे कई सारे मतभेद हैं। कुछ लोगों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह सभ्यता संभवतः बाढ़ या सूखा के कारण, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पानी की वर्तमान समय में देखिए क्राइसिस जगह जगह पे हो रही है। शहर ही नहीं बल्कि गांव में भी आप पानी के जो स्टेटस है उसको देखिए कितना नीचे चला गया है। तो यह सोचने वाला विषय है। मैं अपनी जब मैंने कहा था कि शुरू में ही जब मैं पढ़ाना शुरू करा था, तो मैंने कहा था कि इतिहास जो है एक ऐसा विषय है जो हमें हमेशा यह सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक सभ्यता है हड़प्पा घाटी सभ्यता, किंतु यह 6 वर्ष तक ही सरवाइव कर सकी। उसके पीछे का कारण हमें समझने की आवश्यकता है, और हम भी उसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं किसी न किसी रूप में। आप देखें पोल्यूशन इतना तेजी से हो रहा है, हम शायद उसी हमें सीखने की जरूरत है। इस सभ्यता का जो अंत होता है, कई सारे है ना अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसके कारण बताए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह भूकंप के कारण इसका पतन हो गया, भूकंप आया होगा और सारा का सारा एक ही साथ सब नष्ट नष्ट हो गया होगा, है ना। जो भूकंप के मानने वाले जो इतिहासकार हैं उनका नाम है डेल्स रेइक्स। डेल्स रेइक्स ने कहा कि यह जो सभ्यता है भूकंप के कारण नष्ट हो गई। दूसरे हैं, उनका नाम है कैनेडी, प्रोफेसर कैनेडी, जिनका मानना है कि प्राकृतिक आपदाओं, कमोबेश से भी भूकंप मानते हैं, बाढ़ मानते हैं, सूखा मानते हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदा के कारण ही इस सभ्यता का पतन हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ बाहरी लोगों के आगमन के परिणाम स्वरूप इस सभ्यता का पतन हो गया। पतन इन सेंस ऐसे कि वो लोग आके मिल गए और एक नई सभ्यता का उद्भव हो गया, है ना। पहले हम सारे लोगों के बारे में इस तरह से देख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किन किन बातों को हम मान सकते हैं, किन्हें नहीं मान सकते। ठीक है, क्या संभावनाएं हैं। और व्हीलर मानते हैं कि आर्यों के आगमन के कारण ही ऐसा इस सभ्यता का पतन हुआ। इसी तरीके से गार्डन चाइल्ड भी कहते हैं कि बाहरी आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन स्टाइन व प्रोफेसर घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया, ये लोग सरवाइव नहीं कर सके, जिसकी वजह से इनका पतन हो गया। और लैम्ब्रिक जो है वो कहते हैं कि नहीं, अस्थिर नदी तंत्र जो है, यानी यूं कहिए कि सिंधु एवं उनकी सहायक नदियों का जो अत्यधिक तेजी से बाढ़ आने की वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया, है ना। अच्छा, एक बात ये बताइए, बाढ़ अगर सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के कारण में आने के कारण अगर हुआ है इसका पतन, तो सिर्फ यहाँ सिर्फ 50 से लगभग 50 या 52, वर्तमान पूरे पाकिस्तान में देखें तो लगभग 500 ही स्थल ऐसे पाए गए हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। तो वहां के नगर खत्म हो सकते हैं, बाकी जो अन्य जगहों पे से आलमगीरपुर हो गया, है ना, दायमाबाद हो गया, गुजरात के जो लोथल, धौलावीरा, रंगपुरा, है ना, नागेश्वर, ये सारे जगह ये सब कैसे खत्म हो गए, है ना। तो इससे स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ तो मुख्यतः प्रमुख कारण नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा हुआ होगा। सूखा भी इसी तरीके से, चलो ठीक है, सूखा माना जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा सूखा आए, ऐसे तो हजारों सूखे आए हुए हैं, पूरी सभ्यता तो खत्म नहीं हो गई। तो यह सभ्यता कैसे खत्म हो गई, है ना। इसी क्रम में हम लोग ये देखें, अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि भूकंप आया होगा, तो चलो ठीक है, मान लिया।
अच्छा, अभी भी जैसे आप देखें 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, तो गुजरात में प्रॉब्लम हुई, बाकी इंडिया के अन्य जगहों पे तो पूरी प्रॉब्लम नहीं हुई कि पूरी इंडिया का ही, पूरे भारत में ही या जहां जहां इस सभ्यता का विस्तार हुआ है वो पूरी सभ्यता ही खत्म हो जाए, ऐसा भी तो संभव नहीं है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप से कुछ क्षेत्र में ही ऐसे। लेकिन जलवायु परिवर्तन, अब जलवायु परिवर्तन की जहां तक बात है, भारत में जिन जगहों पे इस सभ्यता का विकास हुआ है उन जगहों पर कमोबेश जलवायु सिमिलर है ना। तो जलवायु एक कारण बन सकता है कि इस कारण से इस सभ्यता का पतन हुआ होगा, लेकिन पूरी तरीके से इससे भी सहमत नहीं हुआ जा सकता है। इसी प्रकार विदेशी आक्रमण, हाँ, विदेशी आक्रमण से क्या हुआ होगा कि विदेशी आक्रांता आए होंगे और विजय प्राप्त कर ली होगी और अपनी सभ्यता और संस्कृतियों का मिश्रण कर दिया होगा और वह सभ्यता संस्कृति इसमें मिलजुल गई होगी और इस तरह से यह कोई विशेष रूप से हड़प्पाई सभ्यता का नाम नहीं रह गया होगा। इसी तरीके से आर्यों का आगमन भी, तो संभवतः यह अंदाजा लगाना आश्चर्यजनक नहीं है कि इस सभ्यता में विदेशी आक्रांताओं, विदेशी आक्रमणकारियों, आर्यों का आगमन, है ना, अन्य तमाम लोगों के आक्रमण आ जाने की वजह से, बाहरी लोगों के आगमन की वजह से इस सभ्यता का पतन तो नहीं कह सकते, बल्कि यूं कह सकते हैं कि यह सभ्यता एक दूसरे में मिल गई होगी और एक नई सभ्यता का उद्भव हुआ होगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कर लिया। मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूं, आप लोग अगर थोड़ा सा सहयोग करेंगे हमारा, तो हम संडे को, रविवार के दिन, इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मेरे पास 17 टॉपिक में मैं इसे खत्म कर दूंगा। 17 टॉपिक में इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो मैं संडे को एक पूरा कंप्लीट वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बनाऊंगा। तब जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे, है ना, लाइक सब्सक्राइब जो कुछ करना होता है वो सारा कुछ अगर करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे आप लोगों को विद पीडीएफ भी दूंगा, है ना, पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दूंगा। तो इस तरह से आ, हम लोग करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इसे पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट वगैरह भी करते रहिए। जय हिंद।